जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज के बारे में कुछ जिक्र है और जो 3 स्तरीय पंचायती राज था उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और पंचायती राज से संबंधित 2 जो समितियाँ हैं उसके बारे में पहले एक वीडियो बना दिया गया है, वहाँ देख लीजिएगा उसके बारे में। यहाँ शुरू करते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था किस प्रकार था। जो तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ा गया। वो अनुसूची कौन था? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल किया गया था पंचायतों के लिए। और देखिए 29 विषय शामिल किया गया था पंचायतों के लिए। तो विषय कौन कौन थे उसमें प्रमुख विषय के बारे में कुछ हम जिक्र कर देते हैं। जैसे विषयों में हो गया कृषि हो गया, लघु सिंचाई हो गया, जल प्रबंधन हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल हो गया, सड़क तथा पुलिस, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, परिवार नियोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस तरह के विषय हैं जो 29 विषय इसमें शामिल किया गया था। और भी विषय हैं, उसका लिस्ट कहीं और दे दिया जाएगा, यहाँ नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक या 243 से 243 के न तक 16 अनुच्छेदों का प्रावधान है पंचायती राज से संबंधित। और पंचायत है जो राज्य सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य सूची 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, केंद्र का भी और राज्य का भी। लेकिन यदि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा, संघ सरकार का। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 का डी, आर्टिकल्स 243 का डी। देखिए कौन सा अनुच्छेद में कौन कौन सा प्रमुख विषय है, इसके बारे में एक वीडियो बना दिया गया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छे तरह से सजा के बता दिया गया। यहाँ सिर्फ वो मेंशन कर दे रहे हैं जो प्रमुख है, अब बाकी उस वीडियो में बना दिया गया पूरा, वहाँ देख लीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा इसे समझने में। तो अनुच्छेद 243 के डी के तहत सीटों का आरक्षण है। आरक्षण के बारे में कहा गया है 243 का डी में आर्टिकल, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण की बाध्यता है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बाध्यता है। बिहार वो पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया था। ये पहला राज्य है। अभी तो कई राज्य हैं जो 50% आरक्षण दिए हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया, वो पहला राज्य है। ओबीसी का आरक्षण राज्य विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है। राज्य विधान मंडल समझे तो ओबीसी को आरक्षण दे ना दे, कितना दे, ये छोड़ दिया गया है। तो क्या हो गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और इसमें एक अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, और 29 विषय शामिल किए गए हैं। जो विषय संबंधित था कृषि उड़सी से संबंधित था। और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक 16 अनुच्छेद का प्रावधान है पंचायती राज से, और पंचायती राज राज्य सूची के विषय में आता है। अनुच्छेद 243 के डी के तहत आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। आरक्षण किसका? SC ST और महिलाओं को 1/3 कम से कम व्यक्ति आरक्षण, और ओबीसी के लिए राज्य विधान मंडल पे छोड़ दिया गया। तो ये प्रमुख यहाँ की जानकारी। अनुच्छेद 243 का के, आर्टिकल 243 का के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। देखिए चुनाव से संबंधित है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के सदस्यों के लिए, देखिए प्रत्येक स्तर के मतलब समझ रहे हैं, 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्रत्येक स्तर के मतलब 3 स्तर के बारे में बोल रहा है। तो प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के सदस्य के लिए प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट जनता द्वारा होता है सदस्यों का चुनाव, प्रत्यक्ष होगा सदस्यों के लिए। तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर मतलब पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के अध्यक्षों के लिए, जो अध्यक्ष हैं उनके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है, क्योंकि उनका चुनाव
सदस्यों द्वारा कर लिया जाता है। तो इनडायरेक्ट हो गया, जनता भाग नहीं लिया, एक तरह से डायरेक्ट में। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने का आयु कितना है? तो कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति, महिला जो भी हो, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है 21 वर्ष के लिए। लेकिन कितना देखते हैं 21 वर्ष के व्यक्ति चुनाव लड़ता है? देखते हैं, नहीं लड़ पाता है। चुनाव संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध है। चुनाव संचालन कौन करेंगे? तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसके लिए गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पे हटाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, तो 243 के केस संबंधित है चुनाव से, और पंचायत के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है, जबकि अध्यक्ष मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा करवाया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और इन्हें हटाया किया जाएगा तो जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है। देखिए, पंचायत का चुनाव कराने का निर्देश कौन देते हैं? तो राज्य सरकार देते हैं। चुनाव करवाता कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, ये दोनों तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा दोनों बात का। अनुच्छेद 243 का ई, आर्टिकल्स 243 का ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल के बारे में कहा गया आर्टिकल 243 का ई में। सभी स्तरों पर, यानी कि तीनों स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है। इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने के दशा में, किसी कारण से अगर विघटित हो जाता है तो इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर करवा लेना। कब? याद देखिए, 5 साल का इसका कार्यकाल निर्धारित है, लेकिन अगर 2.5 साल, 3 साल, 4 साल में या विघटित हो जाता है किसी कारण से, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन अगर मात्र 6 महीना ही कार्यकाल पूरा होने में बाकी हो, जैसे कि यह कार्यकाल 4.5 साल पूरा कर लिया है, मात्र 6 महीना बच रहा है, तब चुनाव नहीं होगा, तब तो चुनाव लास्ट में होगा। लेकिन 6 महीने से पहले, जैसे कि 2.5 साल, 3 साल, 4 साल बच रहा है, मैंने पूरा कर लिया है, तब चुनाव कराना 6 माह के अंदर अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर 6 ही माह बच रहा है कार्यकाल पूरा होने में, तब चुनाव नहीं होगा, तब चुनाव लास्ट में होगा। अनुच्छेद 243 का आई, आर्टिकल 243 का आई वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग, अब पंचायत को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन का व्यवस्था है। राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राज्यपाल। कब होगा? तो 5 साल में। आर्टिकल क्या है? तो 243 के आई और 243 की ई में पंचायतों का कार्यकाल है। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पूर्व अगर विघटित हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ग्राम सभा के बारे में जान लेते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग है। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है, जो पढ़ता है वो तो जाने, जो ना पढ़ता है वो भी जाने, क्योंकि आप गाँव में रहते हैं और अपने ग्राम सभा के बारे में नहीं जानते हैं, ग्राम पंचायत नहीं जानते हैं, तो फिर दिक्कत है। जाना चाहिए ये सब। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं, जो यहाँ जानते हैं। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है कि एक ग्राम स्तरीय सभा है। तो ग्राम सभा किसे कहेंगे? तो ग्राम सभा उसे कहेंगे जहाँ के नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, उन सभी के समूहों को ग्राम सभा कहेंगे। समझे? फिर से एक बार जान लीजिए। उस ग्राम सभा के नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष का आयु पूरा कर लिए हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,
उन सभी के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, यह राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह होता है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह होता है। कैसे, देखिए, इसमें 200 या उससे अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। अब अगर किसी गांव में 200 से जनसंख्या कम है तो फिर गांव का समूह लेना पड़ेगा, एक से अधिक गांव लेना पड़ेगा तो गांव का समूह हो गया। और 200 या 200 से अधिक जनसंख्या है किसी गांव में तो ग्राम सभा बन जाएगा, उसमें एक ही गांव से हो जाएगा काम। तो यहाँ समझिएगा डिफरेंस ये। ग्राम सभा एक विलेज असेंबली के रूप में कार्य करती है, विलेज असेंबली के रूप में, और इसकी शक्ति राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई है। ग्राम सभा की शक्ति, ग्राम सभा के कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। देखिए, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर हो गया। ग्राम सभा के कार्यकारी जो मतलब कार्य करता है, तो कार्यकारी समिति, कार्य करने वाला जो एक समिति होता है, उसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन होते हैं, तो ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में यही फर्क है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया है। किस पे, लघु वन उपजों पर, मतलब कि छोटा छोटा जो उपज है वन वाला, उस पर अधिकार किसका है, तो ग्राम सभा का। और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र की भूमि किसी को हस्तांतरण किसी दूसरे को नहीं कर सकते हैं आप। इसके पास भूमि हस्तांतरण की शक्ति होती है ग्राम सभा के पास, किसको करना है नहीं करना है। जो अनुसूचित क्षेत्रों में केवल लघु खनिज, मतलब कि लघु खनिज का मतलब कि जो छोटा रूप में खनिज प्राप्त हुआ है के मामले में खनन का पट्टा और लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। मतलब कि छोटे रूप में कहीं खनिज प्राप्त हुआ है अगर ग्राम सभा में और उसे खनन करना चाहती है राज्य सरकार या कोई, तो ग्राम सभा का अनुशंसा अनिवार्य है। और ग्राम सभा अस्थायी होता है, जैसे राज्य सभा कैसे अस्थायी है, कहीं भंग नहीं होता है, ग्राम सभा भी कहीं भंग नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। क्या था, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्राप्त है और ग्राम सभा के पास भूमि हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। लघु खनिजों के मामले में खनन और पट्टा लाइसेंस प्रदान करने का ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है और ग्राम सभा एक अस्थायी सभा है। अब यहाँ से त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत में गाँव को जनसंख्या के हिसाब से वार्ड में बांट दिया गया है, वार्ड में बांट दिया जाता है। जनसंख्या कितना, कम से कम 1000 होना चाहिए। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष, यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा डायरेक्ट होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत में 2 विंग होते हैं, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ये काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं 1 मिनट। देखिए, ग्राम पंचायत का 2 विंग होता है, एक हो गया कार्यपालिका, एक हो गया न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्य करेंगे, और न्यायपालिका क्या करेंगे, न्याय करेंगे। तो कार्य कैसे करेगा, तो कार्यपालिका में वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य के ऊपर मुखिया या प्रधान होते हैं और उससे ऊपर सरकारी अधिकारी होते हैं। देखिए, वार्ड सदस्य और मुखिया तो चुनाव के माध्यम से डायरेक्ट चुन के आते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी जो ग्राम सेवक हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आते हैं। फिर हो गया इधर न्यायपालिका, तो पंच हर वार्ड में एक पंच होते हैं और ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच होते हैं। गांव में भी अजीब आपको विवाद सुनने के लिए मिलेगा। किसी का बकरी चोरी हो गया, तो किसी के दरवाज़ा पर से नाली का पानी बहा दिया गया, तो किसी के घर के सामने लाइट लगवा दिया गया है। ये हमको दरवाज़ा पे कहाँ लाइट लगाया, उधर के लाइट लगा वो। अब ऐसे सब मामला को ले जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इसलिए छोटे छोटे मामलों को यहीं गांव लेवल पर निपटा दिया जाता है। और देखिए, अधिकतर राज्यों में तो कार्यपालिका ही न्यायपालिका कार्य कर देता है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही है, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। मान लीजिए कि कोई ये है ग्राम पंचायत है, तो इसका विकास के लिए इसे वार्ड में बांट दिया गया है। मान लीजिए कि वार्ड में बांट दिया गया, ठीक है, एक वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से वार्ड में बांट दिया गया है। तो विकास कैसे होगा, विकास का कार्य कैसे होगा,
तो देखिए, और हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य होते हैं और हर वार्ड में एक पंच होते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत में एक मुखिया या प्रधान होंगे और एक सरपंच होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब विकास कैसे होगा, तो देखिए, मान लीजिए कि वार्ड नंबर 1 की जनता बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड में कम से कम 5 लाइट की व्यवस्था करना है। रात को अंधेरा लग रहा होगा तो लाइट की व्यवस्था करना है। तो ये यहाँ के लोग जाकर के वार्ड सदस्य को बोलेंगे कि 5 लाइट लगवाना है हमारे वार्ड में। और फिर वार्ड सदस्य है, अब वार्ड सदस्य के पास थोड़ी पैसा है कि लाइट जाकर लगा देगा, इसको आगे ले जाएगा, बहुत आगे तक जाता है। यहाँ आगे देखिए कैसे जाता है, सीधे जब इसको राज्य वित्त आयोग तक पहुँचना होगा इस लाइट लगवाने के लिए। तो वार्ड सदस्य है जो मुखिया के पास जाके बोलेगा कि देखिए हमारे वार्ड में 5 लाइट की ज़रूरत है। मुखिया बोलेगा ठीक है, नोट करके रख लेगा, ठीक है। और मुखिया और वार्ड सदस्य जो हैं 6 जो वार्ड है वहाँ के वार्ड सदस्य को बोलेगा कि देख लीजिए अपने एरिया में कि वहाँ भी लाइट लगाने की ज़रूरत है। तो ये सब देख के बताएगा। मान लीजिए कि देख के सब बताया कि हाँ भाई 5-5 को हमको भी लाइट हमारे वार्ड में भी लगाने की ज़रूरत है। तो यानी कि 6-5 30 लाइट लगाने की ज़रूरत है। तो ये मुखिया नोट किया कि 30 लाइट लगाने की ज़रूरत है। और ये मुखिया इस सिफारिश को जा कर के देगा किसको, सरकारी अधिकारी होता है एक सरकारी अधिकारी, ग्राम सेवक। वार्ड सदस्य होते हैं कार्यपालिका में वार्ड सदस्य हो गए। वार्ड सदस्य से ऊपर मुखिया हो गया और मुखिया से ऊपर सरकारी अधिकारी हो गया ग्राम सेवक, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आते हैं ग्राम सेवक। तो वार्ड सदस्य सिफारिश किया मुखिया को और मुखिया इस सिफारिश दे दिया ग्राम सेवक को। ग्राम सेवक है जो जाकर के पंचायत समिति में बीडीओ को दिया और बीडीओ है जो इस सिफारिश को ले जा करके जिला परिषद में जा करके एक होता है DPRO जिला परिषद में, उन्हें जाके दे दिया और वो जाके मुख्यमंत्री के पास पहुंचाते हैं। अब तब वहाँ से फंड पास होता है लाइट लगाने के लिए। सोचिए कितना दूर तक गया। और वहाँ से अगर 30 लाइट का फंड पास हुआ तो लगता है आपको कि यहाँ आते आते 30 लाइट लग जाएगा, नहीं पहुँचता है। यहाँ आते आते 2-2 लाइट पड़ता है सबके। मान लीजिए 12 लाइट पहुँचा है यहाँ, 12 लाइट, चलो 12 लाइट तो लगा, जनता भी खुश है, कम से कम अंधारा था उससे बढ़िया तो 2-2 लाइट तो हम लोग के वार्ड में लग गया। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना करप्शन है, नहीं पहुँच पाता है पूरा का पूरा पैसा। यहाँ इतना दूर से आएगा, कहाँ से पूरा पहुँच जाएगा, सब बंदरबाट हो जाता है बीच में बहुत सा पैसा। और तो कार्यपालिका समझ लिए, कार्यपालिका में वार्ड सदस्य, उससे ऊपर मुखिया और उससे ऊपर सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक होते हैं। न्यायपालिका में क्या है, तो हर वार्ड में एक पंच होंगे और हर ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच होंगे और इनके पास छोटे छोटे विवादों को हल करने का शक्ति है। न्याय पंचायत के बारे में देखिए 2 समिति था, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति। ये दोनों ने न्याय पंचायत की सिफारिश किए थे, देखिएगा उसमें समिति वाला में वीडियो में। तो पंच और सरपंच, तो छोटे छोटे मामला इनके पास होता है। कौन सा मामला होता है, जैसे कि दीवानी और फौजदारी, 2 तरह के मामला होता है। दीवानी हो गया जो आपसी विवाद हो गया, रुपया पैसा से संबंधित होता है। 10,000 रुपये तक का जो विवाद है जो सरपंच पंच सुलझा सकते हैं। 10,000 से अधिक है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको जाना होगा और आगे जाना होगा। और एक होता है फौजदारी, तो फौजदारी में क्या हो गया, फौजदारी में हो गया मारपीट छीन छोड़, ये सब मुकदमा आते हैं। दीवानी सिविल हो गया, दीवानी हो गया सिविल हो गया, और फौजदारी हो गया जो मारपीट वाला हो गया। ये दीवानी में आपको दंड का प्रावधान है, लेकिन फौजदारी में है जो सज़ा का प्रावधान है। अब इसके बाद देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति का कार्य क्या है जो देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन तो डायरेक्ट होता है, लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनका निर्वाचन प्रमुख का सदस्य प्रमुख का चुनाव करते हैं, यानी कि प्रमुख का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, जनता द्वारा नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। सदस्य मिलके अपनों में से प्रमुख को चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उसे जिला परिषद तक पहुंचाना होता है। देखिए आगे बोले थे ना, ये जो ग्राम पंचायत का जो मामला होता है, जो पंचायत समिति के पास पहुंचता है, वो आगे पहुंचाता है जिला परिषद तक, यही इसका काम होता है। ग्राम पंचायत समिति का मीडिएटर का काम होता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाता है।
और ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचायत समिति है जो 20 लाख से कम जनसंख्या होने पर नहीं होता पंचायत समिति। 20 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तभी पंचायत समिति का गठन होगा, और 20 लाख से कम है तो पंचायत समिति का गठन नहीं होगा। ये भी आगे बताया गया है उसमें। इसके सरकारी अधिकारी बीडीओ होते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये कहाँ से आते हैं? तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग पास करके आते हैं। जैसे हर राज्य का अपना अपना होता है। जैसे बिहार का हो गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि झारखंड का हो गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहीं से पास करके बीडीओ आते हैं। अब जिला परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो जिला परिषद के प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, और सदस्यों का निर्वाचन यहाँ भी जनता द्वारा तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है डायरेक्ट, तथा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। जिला परिषद की भूमिका पर्यवेक्षक का होता है। क्या हुआ भूमिका? पर्यवेक्षक का। और इसका कार्य ग्राम और ब्लॉक स्तर के कार्यों का सर्वेक्षण करना है, कि देखता है कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो फंड आवंटित किया गया था वो उसी काम में लगाया गया कि नहीं लगाया गया, ठीक है, ये सब काम होता है। इसके सरकारी अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी कहलाते हैं, DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। और ये भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम राज्य लोक सेवा आयोग पास करके ही आते हैं। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था था जिसके बारे में बताया गया है यहाँ। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक दो नहीं, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।